बच्चों, वेलकम बैक टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार, और जिसके थ्रू आप ये भी सीख पाते हो कि लर्निंग से वो नहीं बच्चों जो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के थ्रू करते हो, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसके 2 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से जाओ और उन्हें देख भी लो। और हमेशा की तरह हम लोगों ने हर एक चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करा है। करेंटली हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर, जिसका भी एक पार्ट हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जिसका लिंक भी कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाओ, उसको देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो पार्ट 1 में हमने बेसिकली क्या सीखा था? एग्रीकल्चर क्या होता है, किस टाइप के एग्रीकल्चर या कल्चर्स हो सकते हैं, और फार्मिंग का एक्चुअली सिस्टम क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि कितनी तरीके की फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग क्या है? प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में प्रैक्टिस की जाती है, और किस तरीके की फार्मिंग होगी वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस, यानी वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। फिर वहाँ की डिमांड कैसी है, लोगों को एक्चुअल में क्या चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी जगह पे फार्मिंग कर रही हूँ जहाँ पे लोगों को वीट चाहिए ही नहीं, तो वो तो कुछ सही नहीं होगा। तो उस तरीके की फार्मिंग करना जो कि नीड है। लेबर, वहाँ के लोग कैसे हैं जो कि काम करेंगे फार्म पे। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वहाँ की कैसी है, ठीक है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो फार्मिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो ये 2 टाइप की प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग होती हैं जिनको हम करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मर करता है अपनी फैमिली के लिए, यानी कि वो फार्मिंग जिससे वो पैसे नहीं कमाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग करेगा ताकि जो उसकी फैमिली की नीड्स हैं उनको पूरा करता है। यहाँ पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है और हाउस होल्ड लेबर ही यूज होती है, क्योंकि सिर्फ उसे अपने घर के लिए कमाना है, घर के लिए उगाना है, तो वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज ही नहीं करता, और घर की ही लेबर यानी घर के ही लोगों से हेल्प ले लेता है काम को खत्म करवाने के लिए, ठीक है। इसको हम फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। यानी कि ये फार्मिंग भी 2 टाइप की होती है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव, ठीक है। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग ही वो फार्मिंग है जो कि फार्मर क्यों करता है? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। प्लस ये फार्मिंग भी 2 टाइप्स की हो सकती है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। तो अब देखते हैं कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है और प्रिमिटिव। चलो, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर जो है छोटे प्लॉट ऑफ लैंड पर सिंपल टूल्स और मोर लेबर की हेल्प से काम करता है। यानी कि उसके पास जो पीस ऑफ लैंड होता है वो बहुत छोटा होता है, टूल सिंपल होते हैं और लेबर ज़्यादा होते हैं। Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than 1 crop annually on the same plot। तो छोटा प्लॉट है, लेकिन उस छोटे प्लॉट के साथ उसे क्लाइमेट बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए वो उसी सॉइल पर मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ग्रो करता है। वैसे मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 क्रॉप एनुअली यानी ईयरली ग्रो कर पाते हैं, लेकिन जब आपको इन्वायरमेंट कंडीशंस अच्छी मिले तो वो उसको 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप होती है राइस, ठीक है। राइस होती है सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप, लेकिन कुछ और क्रॉप्स जो कि ग्रो हो सकती हैं वो है वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स। वीट यानी कि गेहूँ, मेज यानी कि मक्का, पल्सेस यानी कि दालें, और ऑयल सीड्स यानी कि जिनके थ्रू आपका ऑयल बनता है, ठीक है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन दी थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर ये फार्मिंग चलती है, क्योंकि वहाँ पर फार्मर्स अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए ही
एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे ग्रो करता है। और मॉनसून रीजन्स में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और वहाँ पर कंडीशंस ऐसी होती हैं क्लाइमेट की कि फार्मर्स मोर देन वन क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया है, वहाँ पर राइस और राइस के अलावा कुछ और मेजर क्रॉप्स ग्रो होती हैं इन द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हमने कौन सी फार्मिंग देखी कि फार्मिंग दो टाइप्स की हैं, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। फिर सब्सिस्टेंस भी दो टाइप की, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। और इंटेंसिव को हमने जाना जिसमें फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो छोटी प्लॉट ऑफ लैंड पे ज़्यादा लेबर के थ्रू मोर देन वन क्रॉप एनुअली ग्रो करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, जो कि क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि एक ऐसी फार्मिंग जो कि किस लिए की जाती है कि शिफ्टिंग कल्चर और नोमैडिक हर्डिंग के थ्रू। ये थोड़ी सी अलग टाइप ऑफ फार्मिंग है जो हमने अभी फार्मिंग पढ़ी है उससे, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो इसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हम यूज करते हैं। बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ये प्रैक्टिस होता है थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये सब जगहों पर ये प्रैक्टिस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वेजिटेशन बहुत जल्दी आ जाती है, पेड़ पौधे बहुत जल्दी उग जाते हैं, और द प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता ही ये है कि जो हमारे लैंड के पीसेज होते हैं, हम उनको बेसिकली क्लियर करते हैं ट्रीज को काट कर या उनको बर्न करके, और फिर जो एशेज होती है, यानी जो बची हुई एशेज होती है, उनको हम सॉइल के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कि मेज, याम, पोटैटोज, कैसावा, ये सब वहाँ पर ग्रो करते हैं। और इससे क्या होता है कि इस तरीके की शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, जिसमें हम बर्न करते हैं, उसमें सॉइल अपनी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा खो देती है, क्योंकि उसे बर्न कर दिया, जिसकी वजह से लैंड अबैंडन हो जाती है और कल्टीवेटर जो है नए प्लॉट पर मूव कर जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जिसमें एक बारी क्रॉप्स को उगाने के बाद फार्मर जो है उसको बर्न कर देता है ताकि नेक्स्ट टाइम पे वो उसको क्रॉप को ना उगा सके, ठीक है। तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम डिफरेंट नाम से भी जानते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झुमिंग, मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लडांग। तो ये कुछ डिफरेंट नेम्स हैं जिसके थ्रू हम इसको जानते भी हैं, ठीक है। तो हम उसी चीज को हमने यहाँ पे समझा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में शिफ्टिंग कल्चर आता है, सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन आती है, और नोमैडिक हर्डिंग आती है। नोमैडिक हर्डिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वो क्या होती है, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, ये प्रैक्टिस होती है सेमी एरिड और एरिड रीजन में, जो थोड़े सूखे एरियाज होते हैं, जैसे कि सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो हैं एनिमल्स को पालते हैं और उनके थ्रू जो है कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स। तो जो लोग होते हैं वो अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, फूड और वाटर को कलेक्ट करते हैं एक डिफाइंड रूट पे, और ये तरीके की जो मूवमेंट होती है ये क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जिस तरीके का क्लाइमेट होगा उस तरीके से इनकी मूवमेंट होगी। सबसे ज़्यादा कॉमनली रियर्ड या कॉमनली पाले जाने वाले एनिमल्स कौन से हैं, शीप, कैमल, याक और गोट्स, क्योंकि ये वो एनिमल्स हैं जो साथ साथ उनकी नीड्स को भी पूरा करते हैं बच्चों। ये प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और भी तरीके के प्रोडक्ट्स उनकी फैमिलीज को, जिससे कि उनकी नीड्स पूरी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। वो तो सिंपल हो गई जिसमें सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें दो तरीके के काम होते हैं। एक तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रेन फॉरेस्ट एरिया में वो होती है तो इसलिए लैंड को बर्न कर दिया जाता है, और एक नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है जी। तो हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो तरीके से समझ लिया। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद मनी, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग बच्चों बेसिकली वो फार्मिंग है जो कि करी ही इसी स्टैंड पॉइंट से जाती है कि इसके थ्रू हम पैसे कमा सकें।
ठीक है, इस फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो करते हैं या एनिमल्स को रियर करते हैं और उनको मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, यहां पर द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। जिस एरिया पे हम उसको यूज करते हैं वो बहुत बड़ा होता है, फार्मिंग बहुत लार्ज स्केल पर होती है एंड ऑल ऑफ दैट। जितना सारा काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के थ्रू ही किया जाता है। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या आता है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये 3 टाइप की कमर्शियल फार्मिंग होती है। कौन कौन सी? ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जितनी भी फार्मिंग हम करते हैं वो करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी कि पैसों के पर्पस से, उसे मार्केट में सेल करने के पर्पस से। ठीक है, वीट और मेज वो मेजर क्रॉप्स हैं जो कि इसमें करी जाती हैं, वीट और मेज। ठीक है, मेजर एरियाज जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो कहाँ है? कुछ ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। इंडिया में भी काफ़ी हाई स्केल में कमर्शियल फार्मिंग की जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स पे। ये एरियाज स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं और साथ ही साथ इनके पास काफ़ी बड़ी लैंड्स होती हैं जिन पर वो इस फार्मिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल क्रॉप को ही ग्रो कर सकते हो क्योंकि विंटर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। विंटर्स में ज़्यादा इस फार्मिंग की प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कौन सी पढ़ी? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं कमर्शियल पर्पस से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा हो क्या होगा? मिक्स होगी, यानी कि जिसमें हम लैंड को यूज करते हैं 2 यूजेस से, फूड को ग्रो करने के लिए भी और फॉडर क्रॉप्स को भी ग्रो करने के लिए। फूड यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वीट ग्रो कर लिया, मेज ग्रो कर लिया एंड ऑल ऑफ दैट। फिर फॉडर क्रॉप्स होती हैं वो क्रॉप्स जिसको हम एनिमल्स को देते हैं फीड करने के लिए, जो हमारे एनिमल्स खाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस कहाँ होती है भाई? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो ये वो फार्मिंग है जिसमें मिक्स्ड फार्मिंग होती है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप्स ही ग्रो नहीं करते हो, आप फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो करते हो। फिर है प्लांटेशंस। ये है 3rd टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, जिसके अंदर एक सिंगल क्रॉप, कोई भी एक क्रॉप, चाहे वो टी हो, कॉफी हो, शुगर केन हो, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रो, जिसके अंदर बेसिकली हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो खाने के लिए कम लेकिन बेचने के पर्पज से ज़्यादा होती है और सिंगल क्रॉप ही ग्रो होती है। ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी कि लोग भी ज़्यादा चाहिए और जो इनपुट लगता है वो भी ज़्यादा चाहिए। जैसे आपको इस फिगर में बनाना की प्लांटेशन दिख रही होगी। ठीक है, द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाय फैक्ट्रीज। और जो भी प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली फार्म से यूज नहीं हो सकता, उसको उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, या तो फार्मर्स अपने आप खुद कर लेते हैं या फिर उसे कहीं दे के कर लेते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वो बहुत ही एसेंशियल हो जाता है इन सब फार्मिंग्स के लिए। ठीक है, तो मेजर प्लांटेशन जो कि है ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा मिलते हैं। ये प्लांटेशन जो फार्मिंग होती है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत होती है। और रबर मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका में, ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं। जैसे इंडिया में टी है बहुत ज़्यादा, ब्राज़ील में कॉफ़ी है, रबर मलेशिया में है। तो ये सब वो ट्रीज़ हैं, ये सब वो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जिनको हम लोग ग्रो करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और कमर्शियल बेस के लिए। तो अब हम समझेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में जो कि ग्रो होती हैं और वो किस क्लाइमेट में ग्रो होती है, क्या उनकी नीड्स हैं एंड वो सब। तो लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर जाती हैं। ये हमें रॉ मटेरियल देती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज को आप और बढ़िया से जानोगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई सारी फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया,
ये सब हम लोग ग्रो करते हैं और इन सबको ही हम लोग अब थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जूट और कॉटन वो फाइबर क्रॉप्स है जिनको हम यूज करते हैं मतलब क्लोथ्स को बनाने के लिए, और कुछ बेवरेज क्रॉप्स भी हैं, ठीक है, जो कि हैं टी और कॉफी। तो इन सभी क्रॉप्स को हम एक एक करके समझने की अब कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी क्रॉप को समझेंगे? राइस। राइस जो कि मेजर फूड है, स्टेपल फूड है, सबसे ज्यादा यूजफुल फूड है ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अगर कोई क्रॉप, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खाई जाती है अराउंड द वर्ल्ड, वो है राइस। ये स्टेपल डाइट है ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, इवन इंडिया की भी ये स्टेपल डाइट है, ठीक है। तो राइस के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एक तो टेम्परेचर का हाई होना, एक ह्यूमिडिटी का हाई होना, और तीसरी चीज रेनफॉल, क्योंकि राइस यानी जिसको हम दूसरा नेम पैडी देते हैं, वो क्रॉप है जिसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। अगर आप इस पिक्चर में भी देखो तो जो फील्ड है वो वाटर पे भरी होती हैं और तब राइस की प्लांटेशंस को लगाया जाता है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, ठीक है। वो बेस्ट ग्रो होता है एल्यूवियल या फिर क्लेई सॉइल में। अगर एल्यूवियल या क्लेई सॉइल है तो राइस सबसे बेटर ग्रो होगा। चाइना हाईएस्ट या बिगेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का करेंटली, और उसके बाद है फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो नंबर 1 इज चाइना, सेकेंड इज इंडिया, फिर है आपका जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। तो ये वो मेजर कंट्रीज हैं जो कि राइस बनाती हैं और जिसके थ्रू राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं इन कंट्रीज में इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और वेस्ट बंगाल में भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो होता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत सूटेबल होता है, ठीक है। तो ये है आपकी राइस। राइस बेसिकली वो क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और बहुत सारी रेनफॉल चाहिए, वाटर उसकी बेसिक नीड है। नेक्स्ट आता है आपकी क्रॉप वीट। वीट यानी कि गेहूं। वीट जो है उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो वीट जो है वैसे इंडिया में ग्रो होता है विंटर सीजन में, इसे राबी क्रॉप के नाम से जाना जाता है, वो क्रॉप जो कि अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में ग्रो होती है। क्योंकि वीट की जो क्वालिटी है कि जब वो ग्रो हो रहा है तब तो उसको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, रेनफॉल बहुत मॉडरेट चाहिए, लेकिन जब वो हार्वेस्ट होता है तो उसको सनशाइन बहुत चाहिए। इसलिए वीट की हार्वेस्टिंग मोस्टली मार्च अप्रैल में करी जाती है जब सन की रेज बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। ये बेस्ट होता है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में। इसको कौन सी सॉइल अच्छी लगती है? लोमी सॉइल। और सबसे ज्यादा ये कहाँ ग्रो होता है भाई? यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इंडिया में ये विंटर में ग्रो होता है, तभी मैंने बोला इट इज अ राबी क्रॉप विच इज ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मिलेट्स की तरफ। तो मिलेट्स भी एक तरीके की सीरियल्स हैं, एक तरीके की क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो होती हैं, कोरस ग्रेन्स होती है। इनकी जो ग्रेन्स होती है वो थोड़ी कोरस यानी कि सॉफ्ट नहीं होती, रफ सरफेस होता है, और ये लेस फर्टाइल सॉइल पर ग्रो होती है, ठीक है। थोड़ी सी लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल होनी चाहिए होती है। ये हार्ड क्रॉप है। हार्ड यानी कि किसी भी तरीके की क्लाइमेट कंडीशंस में ग्रो हो सकते हैं। इनको ज़्यादा देखभाल की नीड नहीं होती हैं। इनको रेनफॉल जो है वो काफ़ी लो चाहिए और हाई से मॉडरेट टेम्परेचर के बीच में ये ग्रो हो सकती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा अच्छा ही मिले या टेम्परेचर या तो ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो हो, कैसे भी टेम्परेचर में ये बेचारी ग्रो हो जाती है। मतलब इसीलिए इन्हें हार्ड क्रॉप्स भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी ये सब इंडिया में ग्रो होती हैं जो कि मिलेट्स ही हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज जो इनको ग्रो करती हैं वो है नाइजीरिया, चाइना और नाइगर, ठीक है, क्योंकि ये वो हार्ड क्रॉप्स हैं और यही वो कंट्रीज हैं जहाँ पर इन्हें ये क्लाइमेट मिल जाता है कि ये ग्रो हो जाए। फिर है मेज। मेज यानी कि मक्का। तो मेज को मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और लॉट ऑफ सनशाइन चाहिए। यानी कि ये ऐसी क्रॉप है जिसका टेम्परेचर उसे चाहिए थोड़ा कम ज़्यादा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा और लॉट ऑफ सनशाइन। तो सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए। इसको फर्टाइल
फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, यानी कि मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल होनी चाहिए। इसलिए ये कहाँ ग्रो होती है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मेक्सिको में। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर ये ग्रो होती है। और मेज को हम कॉर्न भी कहते हैं, मैंने बोला ना मक्का जिसको हम कहते हैं, और इसको हम लोग अक्रॉस द वर्ल्ड कई डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग वो भुने हुए भुट्टे भी खाते हैं, ठीक है, और इससे वो भी बनता है, स्वीट कॉर्न हो गया, बेबी कॉर्न हो गया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कल्टीवेशन और है। तो अभी तक हम लोगों ने व्हीट के बारे में पढ़ा, राइस के बारे में पढ़ा, मिलेट के बारे में पढ़ा और मेज के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे वो क्रॉप्स जो कि ईटिंग पर्पस के लिए नहीं है लेकिन फिर भी यूज होती हैं। तो पहला है कॉटन। कॉटन इज अ क्रॉप जिससे हम कॉटन फाइबर या फैब्रिक को बनाते हैं। ठीक है, तो कॉटन की कुछ क्वालिटीज क्या हैं? पहले तो इसे भी टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए भाई, बहुत गर्मी वाले उसमें चाहिए, रेनफॉल कम होनी चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। यानी कि इसका क्या मानना है भाई? 210 यानी कि 210 दिन तो बर्फ या ठंड पड़नी ही नहीं चाहिए और प्लस सनशाइन बहुत हाई होनी चाहिए। इसलिए इंडिया में भी जो कॉटन की कल्टीवेशन है वो उन जगहों पर होती है जहां पर ठंड बहुत कम पड़े। ये सबसे ज़्यादा ब्लैक या अलूवियल सॉइल में ग्रो होती है, मोस्टली ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है। कॉटन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी आपसे कॉटन को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ लो कि कॉटन कहाँ होगी? ब्लैक सॉइल में। अब इसके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, इवन पाकिस्तान है, ब्राज़ील है और इजिप्ट है। ये सारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के और ये सबसे बड़ा रॉ मटेरियल बनता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, तो इसके थ्रू ही हम लोग बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को समझ पाते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आपकी क्रॉप आती है जूट। जूट भी एक तरीके से फाइबर के थ्रू ही काम करता है जिसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। हम इसे गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं बच्चों? इसे गोल्डन फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। जूट आप लोगों ने देखा होगा, जो जूट बैग्स होते हैं वो बेसिकली ब्राउनिश कलर के होते हैं जो थोड़ा गोल्डन टाइप होता है, तो इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये बेस्ट कहाँ ग्रो होता है? एल्यूवियल सॉइल में। और इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए भाई? हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी इसे सब कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर भी हाई कर दो, रेनफॉल भी बढ़िया कर दो और क्लाइमेट भी ह्यूमिड कर दो। काइंड ऑफ वही सारी कंडीशंस नहीं होंगे बच्चे जो राइस को चाहिए, तो कुछ कुछ उसी तरीके से। ये भी ट्रॉपिकल एरिया में ही ग्रो होता है और दो मेजर कंट्रीज हैं जो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि हैं इंडिया और बांग्लादेश। तो ये वो दो कंट्रीज हैं जहाँ से जूट सबसे ज़्यादा निकल कर आता है और प्रोड्यूस होता है। फिर है कॉफ़ी। कॉफ़ी बेसिकली बेवरेज क्रॉप है जिसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? इसको वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, यानी कि बेसिकली थोड़ी गर्मी और बारिश वाला मौसम होना चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोइंग दिस क्रॉप। जो हिल के स्लोप्स होते हैं वहाँ पर ये बहुत आसानी से ग्रो होती है क्योंकि हमें बारिश भी इसे मिल जाती है और साथ ही साथ जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। ब्राज़ील अभी करेंटली इसका मेजर प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, तो जूट जो थी हमारी वो क्रॉप थी जो कि फाइबर क्रॉप होती है, रॉ मटेरियल क्रॉप होती है, और कॉफ़ी जो है हमारी बेवरेज रिलेटेड क्रॉप है। और इसी के साथ हमारी एक क्रॉप और आती है जो कि बहुत बड़ी है, टी। ठीक है, जो कि इंडिया जिसका मेजर प्रोड्यूसर है। ये भी एक बेवरेज क्रॉप है। ठीक है, और ये बहुत ठंडे क्लाइमेट में ग्रो होती है और हैवी रेनफॉल वाले, इसलिए जितना भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, चाहे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पर टी प्लांटेशंस बहुत होती हैं और ये थ्रू आउट द ईयर ग्रो होती हैं, पूरे साल ग्रो होती हैं। और इनकी जो लीव्स हैं बहुत टेंडर होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, तो इसको बहुत प्यार से वो लोग जो है प्लक करते हैं और उनको संभालते हैं जिससे टी बनती है। ठीक है, अब इसको क्या ज़रूरत है भाई? इसको भी वेल ड्रेन्ड, यानी कि जिसमें पूरा अच्छा खासा पानी हो, वो लोमी सॉइल चाहिए, स्लोप्स चाहिए और इसको लेबर भी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए जो कि टी प्लांटेशंस या टी लीव्स को पिक कर सकें। ठीक है, और कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर हैं भाई? केनिया है, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर श्रीलंका। ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी बनाते हैं।
ठीक है, तो ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो कि टी प्रोड्यूसिंग करती हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा भी करती है इसको, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कुछ मेजर क्रॉप्स को समझने की कोशिश करी है, जिसमें हमने कौन कौन सी क्रॉप्स को समझा। हमने समझा राइस को, वीट को, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी, और प्लस हमने समझा टाइप्स ऑफ फार्मिंग को। तो विद दैट बच्चों, हम आते हैं इस वीडियो की एंड पर, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और आपने अभी तक क्या सीखा कि एग्रीकल्चर क्या होता है और टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है। और क्योंकि आपकी कोई भी वीडियोस मैं नहीं चाहती मिस आउट हो, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।